हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूटन फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोट-सावर्त लॉ। तो देखिए बायोट-सावर्त लॉ में हम क्या करेंगे, हम कोई एक करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा उसके लिए एक फार्मूला बायोट-सावर्त ने दिया था, वो आज हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है वो फार्मूला। सपोज हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है, जिसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये करंट कैरिंग वायर इस और करंट लेके जा रहा है और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से सपोज हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट का नाम मैं देता हूँ पी पॉइंट पर सपोज हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके किसी भी एक एलिमेंट, सपोज हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, DL लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं। इस लेंथ के एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए बायोट-सावर्त लॉ क्या कहता है ये देखते हैं। तो बायोट-सावर्त लॉ क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू ए करंट एलिमेंट DL, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट DL, यानी कि एक करंट एलिमेंट DL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके साथ होगा, हम देखते हैं। पहले ये किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, पहली चीज इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि I के साथ प्रोपोर्शनल होगा। करंट इन दी वायर, I को हम क्या बोलते हैं, करंट इन दी वायर, करंट के साथ प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, DL क्या है, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट बोल सकते हैं हम इसे, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, यानी कि कितने बड़े एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके लेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा क्या है, देखिए थीटा यहाँ पर सपोज ये DL का सेंटर हम मानते हैं O, और O से इस पॉइंट का डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं R, O से इस पॉइंट का डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं R। तो ये DL ऊपर की ओर है और R इस ओर है, तो DL और R के बीच में जो एंगल आएगा उसे हम थीटा कंसीडर करेंगे। DL और R के बीच में जो एंगल आएगा उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, थीटा कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन DL एंड R। और आखिरी चीज क्या होगी, ये प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा, 1/r² के साथ प्रोपोर्शनल होगा। 1/r² क्या है, R हो गया आपका DL से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया आपका R, तो उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब देखिए इन सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, dB इक्वल टू कितना लिखेंगे, देखिए तो हम dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं I के साथ है, DL के साथ है, साइन थीटा के साथ है और 1/r² के साथ है, ठीक है। अब इसे हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे, कैसे, dB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपका कूलम्ब्स लॉ में आया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, जो कॉन्स्टेंट यहाँ पर है म्यू नॉट, और ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये होगा म्यू नॉट का वैल्यू। और इसका यूनिट क्या होगा, जैसा कि आपको पता है dB का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, तो इसका यूनिट होगा टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर, ये होगा म्यू नॉट का यूनिट। तो ये हो गया आपका बायोट-सावर्त लॉ, अब हम देखेंगे बायोट-सावर्त लॉ को किस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं बायोट-सावर्त लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो देखिए बायोट-सावर्त लॉ का जो स्केलर फॉर्म था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई करेंगे और आर से डिवाइड करेंगे, यानी कि आई डी एल आर साइन थीटा हो गया और नीचे कितना हो जाएगा आर क्यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, सपोज ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट कितने होंगे, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। उसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, तो डीएल क्रॉस आर ये कितना हो जाएगा, डीएल का मॉड आर का मॉड इंटू साइन थीटा, यानी कि डीएल आर साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर डीएल आर साइन थीटा है तो डीएल आर साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएल क्रॉस आर। तो ये क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर और यहाँ पर आई रहेगा डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो ये हो गया आपका बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। और जैसा कि आपको पता है हर वेक्टर के साथ दो चीज़ें आपके पास रहती हैं। दो चीज़ें क्या क्या होती है, एक मैग्नीट्यूड जो कि हम बायोट-सेवर्ट लॉ से पता कर चुके हैं, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज़ है डायरेक्शन। और अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कोई पॉइंट पे अगर हम निकालें तो उसका डायरेक्शन किस ओर होगा हमें ये जानना होगा। तो इसके लिए एक रूल हम अप्लाई करेंगे। देखिए काफ़ी सारे रूल हैं, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आपको कोई भी रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिससे आपको आसानी होगी ये फाइंड आउट करने में कि एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होगी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हम अब पढ़ेंगे राइट हैंड पाम रूल। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं राइट हैंड पाम रूल क्या होता है। देखिए सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से हम कहीं पर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। सपोज ये वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं, पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम राइट हैंड पाम रूल यूज करके कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमें पहली चीज़ क्या करनी है, हमारा जो थंब है उसे अंगूठा जो है हमारा उसे हमें क्या किसकी ओर रखना है, जिस ओर करंट जा रहा है उसकी ओर हमें अपना अंगूठा रखना है। और अपने फिंगर्स को किस ओर लेके जाना है, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। यानी कि पी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो पी पॉइंट की ओर हमें अपने फिंगर्स को लेके जाना होगा। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा ये जो हथेली है, हमारा जो पाम है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यानी कि इस केस में इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड और इनटू दी बोर्ड में लिख सकता हूँ। यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ नोटेशन के बारे में कि जब भी हम ये नोटेशन यूज करेंगे इसका मतलब क्या होगा, इनवर्ड। और जब भी हम ये नोटेशन डॉट यूज करेंगे इसका मतलब क्या होगा, आउटवर्ड। इसका मतलब होगा आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड होगा पी पॉइंट पर। उसी तरह अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूँ, ये पॉइंट सपोज मेरा है एस, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एस पॉइंट पर फिर से मुझे राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। तो फिंगर मेरा थंब किस ओर जाएगा, वायर की ओर, और ये मेरा आ गया फिंगर पॉइंट की ओर। तो मेरा थंब सामने की ओर है, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, माने बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो हम इसे अब नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आउट ऑफ द बोर्ड, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं इससे कैसे, देखिए पुट योर थंब along the direction of current, put your thumb along the direction of current, ठीक है, and stretch your fingers towards the point where you want to calculate the magnetic field, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, where you want to calculate the magnetic field, then the direction of your thumb
देन द डायरेक्शन ऑफ योर थंब, सॉरी, देन द डायरेक्शन ऑफ योर पाम, आपकी हथेली की जो डायरेक्शन है, देन द डायरेक्शन ऑफ योर पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपकी हथेली जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की वजह से हम कैसे निकालते हैं यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। आपको रूल के बारे में पहले पता होना चाहिए, ये राइट हैंड है, यानी कि आपको कभी भी अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना। लेफ्ट हैंड यूज करेंगे तो हमेशा डायरेक्शन ऑपोजिट यानी कि गलत आएगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आपको हमेशा अपना राइट हैंड यूज करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बायट-सवार्ट लॉ को यूज करके एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सपोज हमारे पास कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, कोई एक हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी, जहाँ पर कि आई करंट फ्लो हो रहा, और इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पी पर निकालना है, किसी एक पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। पहली चीज हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कोई भी एक करंट एलिमेंट कंसीडर करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस करंट एलिमेंट डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमें बायट-सवार्ट लॉ से पता है कि डीएल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो डीबी कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसको अगर हमें डीबी मिल जाता है तो डीबी को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करके टोटल वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्या करना है हमें। अब सपोज इस पॉइंट P से इस वायर के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इस DL के सेंटर, सपोज ये सेंटर O ले लिया मैंने, इस O से इस P पॉइंट का डिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका एंगल आ गया, सपोज इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ C, ठीक है। अगर ये एंगल को हम थीटा कंसीडर करते हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 जो दिख रहा है, और ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DL और R के बीच के एंगल को ही हम यहाँ पर थीटा से डिनोट करते थे, और आज इस केस के लिए थीटा क्या है, 90 प्लस थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम बायट-सवार्ट लॉ इस केस के लिए लिखना चाहें तो dB इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जो हमारा ये ट्रायंगल है, सपोज इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक बार फिर से, यहाँ बना लेते हैं। ये एंगल हमारा थीटा है, ये पॉइंट हो गया आपका सपोज C, ये पॉइंट हो गया आपका P, और ये जो एलिमेंट का सेंटर है O, ठीक है। ये 90, ये हमें R माना है, ये R माना है। तो ये जो DL एलिमेंट हमने लिया है, ये C से कितनी दूरी पर है, L दूरी पर जाके हमने DL एलिमेंट लिया है। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर हम सेक थीटा लिखें, सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू हम लिख पाएंगे r सेक थीटा, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा L अपॉन R, यानी कि L इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा R tan थीटा, और DL इक्वल टू हम लिख पाएंगे R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब हम dB को इंटीग्रेट कर कर B निकालेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमारे दो चीज़ चेंज होंगे, एक DL, और DL को जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा वैसे वैसे मेरा थीटा चेंज होगा। तो इंटीग्रेशन को मैंने टोटल अब क्या कर दिया है, थीटा में कन्वर्ट कर दिया है राइट हैंड साइड को। तो विथ रिस्पेक्ट टू मैं अब थीटा इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो देखिए DL और R की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, DL की जगह कितना लिखूंगा, R सेक स्क्वायर थीटा, R सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है आपका कॉस थीटा होता है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट के लिए हमें चाहिए होगा लिमिट्स, इंटीग्रेशन के लिए हमें चाहिए होगा लिमिट्स। तो ये वायर जहाँ से शुरू हुआ इस पॉइंट को हम P से जोड़ते हैं, और जहाँ पर एंड हुआ इस पॉइंट को भी हम P से जोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल मेजर करेंगे। ये पहला जो एंगल होगा जहाँ से शुरुआत हुई है उस एंगल को हम कंसिडर करेंगे θ1, और ये वायर जहाँ पर एंड हुआ उस एंगल को कंसिडर करेंगे θ2। तो अब हमें क्या करना है, DB से B निकालने के लिए राइट हैंड साइड को θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब हम इसे बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, तो इसे इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, DB लेफ्ट साइड में, राइट साइड में म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ पर θ1 से θ2। मगर आपको याद रखना है, जो हम θ1 मेजर कर रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, और θ2 जो मेजर कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमें क्या यहाँ पर लिखना है, लिमिट्स -θ1 से θ2। तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए DB इक्वल टू अब हमारा आ जाएगा लेफ्ट, यहाँ पर देखिए तो ये लेफ्ट हैंड साइड में B आ जाएगा DB का इंटीग्रेशन। सो B इक्वल टू हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट -θ1 से θ2। तो ये आप जब लिमिट पुट करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ2 माइनस कितना हो जाएगा साइन माइनस ऑफ θ1। आपको ये चीज़ पता होगी कि साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो अब हम ये जो सेकेंड टर्म है हमारा, ये जो हमारा सेकेंड टर्म है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ2 प्लस साइन θ1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर यूजिंग बायट-सवर्त लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन θ2 प्लस साइन θ1। ये हो गया आपका आंसर। तो आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस। अगर हमारा वायर इनफाइनाइट है या फिर वायर सेमी इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है हम देखेंगे। पहला केस जो होगा वो इनफाइनाइट वायर के लिए होगा। इनफाइनाइट वायर मतलब देखिए, इनफाइनाइट तो एक रिलेटिव टर्म है। बेसिकली इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होगा, जो हमारा वायर है, सपोज ये वायर है AB, इस वायर का जो लेंथ है, सपोज इसका लेंथ L है, इस लेंथ के कंपैरिजन में जो पॉइंट है हमारा, इस वायर से जो पॉइंट है पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये वायर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सपोज कैपिटल R है, तो ये कैपिटल R इस L के मुकाबले काफ़ी अगर छोटा होगा तब हम इसे क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर ये वायर के सपोज इनफाइनाइट हुआ, यानी कि जैसे हम कह रहे थे ये पॉइंट काफ़ी करीब है, तो θ1 θ2 हम कहाँ से मेजर करते थे, आपको याद होगा, अगर थोड़ा पहले ही हमने डिस्कस किया था, ये होता है हमारा θ1, ये होता है हमारा θ2। तो θ2 θ1 यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से θ1 θ2 दोनों मेजर करें, तो अगर आपको पता लग रहा होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अगर बहुत लंबा वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और इसे बहुत नीचे में ले आऊँ तो ये ऑलमोस्ट कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो हमारा फॉर्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 प्लस θ2, इस केस के लिए बोथ θ1 एंड θ2 आर कितना हो जाएगा,
90 डिग्री, बोथ θ1 θ2 आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ब्रैकेट के अंदर जो पूरा टर्म है वो हम लिख सकते हैं 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो फाइनली बी कितना मिल जाएगा हमें, μ0I/2πr, μ0I/2πr। ठीक है, ये हो गया आपका इनफाइनाइट वायर। उसी तरह सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होता है, देखिए सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होता है, यह हमारा दूसरा स्पेशल केस है। इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बिल्कुल वायर के स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सारे एंगल मेजर करेंगे। तो यहाँ से जब एंगल मेजर करेंगे, जो θ1 होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, और जो θ2 है वो इस ओर होगा, इस ओर होगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा μ0I/4πr, θ1 की जगह sin 0, θ2 की जगह sin 90। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका b इक्वल टू μ0I/4πr। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन। ये दोनों स्पेशल केसेस आपको याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए कितना हो गया μ0I/2πr, और सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना हो गया μ0I/4πr। ये था हमारा मैग्नेटिज्म के ऊपर पहला वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।